मोदी मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो गया है। देश में नया मंत्रालय बना है और अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा मिला है। स्वास्थ्य मंत्री होंगे मनसुख मांडविया और मनसुख मांडविया को केमिकल फर्टिलाइजर का भी प्रभार दिया गया है। तो दो विभाग संभालेंगे मनसुख मांडविया। आगे बात करें तो प्रधानमंत्री ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय अपने पास रखा है। तो विभागों का बंटवारा हो गया है और जो सहकारिता मंत्रालय है वो अमित शाह के पास होगा। नए रेल मंत्री होंगे अश्विनी वैष्णव, उन्हें रेल मंत्रालय दिया गया है। पीयूष गोयल से रेल मंत्रालय का प्रभार वापस ले लिया गया। अभी तक पीयूष गोयल संभाल रहे थे। पीयूष गोयल के पास उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय रहेगा। अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है और धर्मेंद्र प्रधान देश के नए शिक्षा मंत्री होंगे। रमेश पोखरियाल निशंक अभी तक इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। तो पोर्टफोलियो तय हो गए हैं। मोदी मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो चुका है। अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। मनसुख मांडविया स्वास्थ्य रसायन उर्वरक मंत्रालय संभालेंगे। तो मनसुख मांडविया को जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय भी देखना होगा और उर्वरक रसायन भी देखेंगे। तो शपथ ग्रहण समारोह 7:30 बजे खत्म हुआ और 10 बजे, देखिए 10 से पहले ही मंत्रिमंडल की लिस्ट आ गई है। नए रेल मंत्री होंगे अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्रालय दिया गया है उनको। पीयूष गोयल से रेल मंत्रालय का प्रभार वापस ले लिया गया है। उनके पास उद्योग रहेगा और धर्मेंद्र प्रधान अब देश के नए शिक्षा मंत्री होंगे। अभी तक रमेश पोखरियाल निशंक ये मंत्रालय संभाल रहे थे। तो मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है और नए रेल मंत्री होंगे अश्विनी वैष्णव। पीयूष गोयल से रेल मंत्रालय का प्रभार वापस ले लिया गया है और नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय अभी तक डॉक्टर हर्षवर्धन संभाल रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है। मोदी मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो गया है। नए रेल मंत्री होंगे अश्विनी वैष्णव। स्वास्थ्य मंत्रालय मनसुख मांडविया को दिया गया है। केमिकल फर्टिलाइजर भी मनसुख मांडविया संभालेंगे और पीएम मोदी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी अपने पास रखा है। धर्मेंद्र प्रधान देश के नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। तो आज ही 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है और अब विभागों का बंटवारा भी हो गया है। मंत्रिमंडल में किसके पास क्या जिम्मेदारी रहेगी ये तय हो गया है। पीयूष गोयल से रेल मंत्रालय का प्रभार वापस लिया गया है और पीयूष गोयल के पास अब उद्योग एवं वाणिज्य रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान देश के नए शिक्षा मंत्री। पीयूष गोयल को उपभोक्ता मामले भी दिए गए हैं। तो पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। पीयूष गोयल को उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय का भी प्रभार दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को कौशल विकास मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। मोदी मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान कौशल विकास की भी जिम्मेदारी संभालेंगे और पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद किसके हिस्से में क्या गया वो हम आपको बता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को कौशल विकास मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। शिक्षा मंत्री वो रहेंगे ही। हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मंत्री का जिम्मा दिया गया है और जो अभी तक धर्मेंद्र प्रधान निभा रहे थे। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, विस्तार से बताइए कि इससे क्या विभाग मिला है। जी देखिए, बताया उद्देश्य तो सबसे पहले अगर बात करें तो मनसुख मांडविया को देश का नया स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज इस्तीफा दिया था। अश्विनी वैष्णव जो कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में अधिकारी भी रहे थे पीएमओ के और इसके अलावा उड़ीसा से भी राज्यसभा सांसद है, इनको नया रेल मंत्री और साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मंत्री बनाया गया है।
धर्मेंद्र प्रधान नए शिक्षा मंत्री होंगे देश के, उनको स्किल डेवलपमेंट का भी मंत्रालय दिया गया है। पीयूष गोयल जो कि अभी तक रेल मंत्री थे, उनको टेक्सटाइल और फूड और कंज्यूमर अफेयर्स दिया गया है। हरदीप पुरी जो कि उत्तर प्रदेश से कोटे से ही मंत्री हैं केंद्र में, उनको अगर बात करें तो अर्बन डेवलपमेंट और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री दी गई है। वहीं अगर बात करें तो स्मृति ईरानी को दिया गया है महिला बाल विकास कल्याण मंत्रालय। तो ये काफी महत्वपूर्ण मंत्रालय है जिसका बंटवारा किया गया है। अभी और भी मंत्रालय हैं जिनकी जानकारी आना बाकी है, कुछ ही देर में सारी चीज से स्पष्ट हो जाएगी। अमित शाह को जो कि गृह मंत्री है केंद्र सरकार में, उनको नए गठित मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का भी चार्ज दिया गया है, यानी कि अब दो मंत्रालय उनके पास रहेंगे, गृह मंत्रालय भी रहेंगे और नव गठित मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय भी गृह मंत्री अमित शाह के पास ही रहेगा। ये काफी महत्वपूर्ण बात है। अभी और भी तमाम सारे मंत्रियों के पोर्टफोलियो आ रहे हैं, धीरे धीरे जैसे ही सारी तस्वीर स्पष्ट होती है अपने दर्शकों को बताएंगे। बिल्कुल। और ये जो सहकारिता मंत्रालय अविनाश, ये अभी इसका क्रिएशन एक दिन पहले ही हुआ है, एक दिन पहले ही नया मंत्रालय बनाया गया है। ये कहा गया है कि सहकार से समृद्धि के विजन को साकार किया जाएगा और सहकारिता मंत्री के तौर पर सहकारी आंदोलन को मजबूती मिले, तो अमित शाह को एक और बड़ी जिम्मेदारी दी गई। जिनको अगर बात करें तो गृह मंत्री के तौर पे गृह मंत्री अमित शाह काफी अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और लगातार वो गृह मंत्रालय के साथ साथ तमाम अन्य चीजों पर भी नजर रहे, पार्टी पर भी नजर रख रहे हैं। और अब उनको अगर बात करें तो सहकारिता मंत्रालय भी दिया गया है, क्योंकि सहकारी मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मंत्रालय काफी अच्छा काम करे, काफी बेहतर काम करे, इसीलिए उन्होंने सबसे विश्वसनीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह को ये मंत्रालय सौंपा है, जिससे कि ये मंत्रालय काफी बेहतर तरीके से चल सके। बिल्कुल। और अगर हम बात करें मनसुख मांडविया की, तो स्वास्थ्य मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय है और देश जिन चुनौतियों से जूझ रहा है, ऐसे में मनसुख मांडविया को एक बड़ी चुनौती वाला विभाग मिला है और बड़ा भरोसा पीएम ने जताया उन पर। बिल्कुल। अगर बात करें तो मनसुख मांडविया भी गुजरात से आते हैं और लगातार वो केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, हालांकि 2014 से वो राज्य मंत्री रहे हैं। बिल्कुल अविनाश, आपको रोकना चाहेंगे, कुछ और अपडेट्स हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का प्रभार मिला है, तो सिविल एविएशन देखेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। उनके पिता रेल मंत्री रह चुके हैं देश के और अब उन्हें सिविल एविएशन यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय का प्रभार मिला है। और जो उड़ान योजना देश में चल रही है, जो रीजनल कनेक्टिविटी का मिशन चल रहा है, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर है। अविनाश, ये माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो कद है सियासत में, मंत्रालय भी भारी भरकम मिलेगा और एक बड़ा मंत्रालय मिला है जिसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, जिस तरीके से रीजनल कनेक्टिविटी पर भारत में काम हो रहा है। जी बिल्कुल। अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आज कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई है और उन्हें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री दी गई है। तो जो है तो इस बात एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ान योजनाओं को चलवा रहे हैं और काफी छोटे छोटे शहरों को भी कनेक्ट कर रहे हैं बड़े शहरों के साथ, तो एक बड़ी जिम्मेदारी होगी उनके ऊपर कि किस तरीके से जो विमानन दर है उसको कम रखते हुए तमाम तरह जो छोटे शहर है उसको बड़े शहर के साथ वायु के जरिए कनेक्ट किया जाए। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधों पर दी गई है। अब देखना है कि किस तरीके से परफॉर्म करते हैं आगे। बिल्कुल। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मिला है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह बड़ी जिम्मेदारी है। धर्मेंद्र प्रधान के विभाग की अगर हम बात करें अविनाश, तो अब वो शिक्षा मंत्री बन गए हैं। पहले पेट्रोलियम मंत्रालय था, हालांकि पेट्रोलियम को लेकर सवाल उठते रहते हैं कि किस तरीके से बढ़ते दामों का सारा हिसाब कंपनियों के हवाले छोड़ दिया गया है, लेकिन एक बड़ा प्रमोशन है और बड़ी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल। अगर बात करें तो टॉप मंत्रालय में से एक आता है शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्री बनाया गया धर्मेंद्र प्रधान को। एक तरीके से उनका प्रमोशन माना जाएगा, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्रालय जिस तरीके से अगर बात करें तो वो जो मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो होता है उसमें 7वें 8वें नंबर पर आता है, जबकि शिक्षा मंत्रालय 5वें नंबर पर आता है। लिहाजा धर्मेंद्र प्रधान का प्रमोशन माना जाएगा कि उनको अब पेट्रोलियम मंत्रालय से शिक्षा मंत्रालय दिया गया है और काफी जिम्मेदारी होगी कि किस तरीके से आगे, खासतौर से अभी आगे जो परीक्षाएं होनी है, चाहे वो अगर बात करें तो यूजी की हो या पीजी की हो, किस तरीके से इन परीक्षाओं का संचालन करवाना है, तमाम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है इनका किस तरीके से संचालन करवाना है, तो इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कोविड काल में किस तरीके से शिक्षा को सुचारू रूप से जारी रखा जाए। वहीं अगर बात करें तो एक जानकारी और भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अब अपने पास साइंस और टेक्नोलॉजी की मंत्रालय की जो निगरानी है वो करेंगे, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी की मंत्रालय की निगरानी अभी तक अगर बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कर रहे थे, लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री ने इसे अपने अंदर ले लिया है और वो खुद अब इस मंत्रालय की निगरानी करेंगे कि देश में किस तरीके से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से आगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसकी निगरानी अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री ने जो साइंस टेक्नोलॉजी है उसे अपने पास रखा है और
इन सब के बीच पीएम मोदी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय अपने पास रखा है। धर्मेंद्र प्रधान अब शिक्षा मंत्री होंगे। और अगर हम बात करें नागरिक उड्डयन की तो ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे। स्मृति ईरानी को महिला बाल विकास मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। अविनाश, ये एक प्रमोशन है, जैसे कि पहले कार्यकाल में स्मृति ईरानी को सबसे बड़ा पोर्टफोलियो दे दिया गया था एचआरडी मिनिस्ट्री। हालांकि उसके बाद सवाल उठे थे, उनको डिमोट किया एक तरीके से, लेकिन फिर से एक बार वापसी हुई है। और ये इनाम गांधी परिवार के गढ़ को तोड़ने का है क्या? देखिए अवैध, अगर बात करें तो जब मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की बात करें तो स्मृति ईरानी को उस समय भारी भरकम मंत्रालय दिया गया था, एचआरडी जैसे बड़ा मंत्रालय दिया गया था। फिर उसके बाद उनको एचआरडी मंत्रालय से हटाया गया था। लेकिन मोदी सरकार दूसरे के कार्यकाल की अगर बात करें तो पहले उनको महिला बाल विकास मंत्री के साथ साथ कपड़ा मंत्री बनाया गया था, यानी कि टेक्सटाइल मिनिस्टर भी बनाया गया था। लेकिन अब उनका एक पोर्टफोलियो उनसे ले लिया गया है, उनसे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का प्रभार वापस ले लिया गया है और पीयूष गोयल को दिया गया है। कपड़ा मंत्री अब पीयूष गोयल होंगे और स्मृति ईरानी अब केवल महिला एवं बाल विकास मंत्री होंगी। तो चूंकि जिस तरीके से महिलाओं की आवाज को हमेशा से उठाती रही है, सजगता से रखती रही है, किस तरीके से महिलाओं का उत्थान हो, इसको लेकर वो हमेशा अपनी बात रखती रही है, तो जाहिर तौर से बात है कि उनको जो मंत्रालय दिया गया है इसमें काफी जिम्मेदारी होगी उनकी कि महिलाओं की प्रगति किस तरीके से आगे की जाए। बिल्कुल, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री होंगे, स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का, और पुरुषोत्तम रूपाला डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री बनाए गए हैं। पुरुषोत्तम रूपाला यानी कि जो ब्लू रिवॉल्यूशन की बात हो रही है अविनाश देश में, नीली क्रांति मछलियों के उत्पादन को लेकर, पुरुषोत्तम रूपाला पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो कृषि से जुड़े लोग हैं जिसमें इन सेक्टर्स को जोड़ा जाता है, आय दोगुना करने की चुनौती है। किसानों का मसला बहुत बड़ा है देश में। जी बिल्कुल, काफी बड़ी जिम्मेदारी होगी पुरुषोत्तम रूपाला की भी, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री डेयरी उद्योग को बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से डेयरी उद्योग को बढ़ाया जाए, मत्स्य पालन को बढ़ाया जाए। तो इन्हीं विभाग को उनको मंत्री बनाया गया है। तो उनकी पूरी जिम्मेदारी रहेगी प्रधानमंत्री के सपने को साकार करें। जो किसान है वो सिर्फ जो है फसल पर निर्भर न रहे, बल्कि जो है नकदी खेती भी करे। नकदी खेती के तहत डेयरी उत्पादन आता है, मत्स्य पालन आता है, और भी तमाम इस तरीके की जो फसल है, जिसमें खासतौर से अगर बात करें सब्जी है या फिर जो है मूंगफली वगैरह, इस तरह की जो फसल होती है वो नकदी फसल होती है। तो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसान नकदी फसल ज्यादा करे, जिससे कि आत्मनिर्भर बन सके, उसको पैसे के लिए जो है ज्यादा दिक्कतें ना हो। तो ऐसे में पुरुषोत्तम रूपाला के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो किस तरीके से इस मंत्रालय का संचालन करते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री के उस सपने को साकार कर सके और उसमें केंद्र का सहयोग मिल सके। बिल्कुल, और ऐसे में अब जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि किसानों का जो मसला है देश में पहले से ही बड़ा हुआ है। अमित शाह सहकारिता मंत्रालय नया मंत्रालय है और पहले मंत्री वो उसके हैं। मोदी मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो गया है, और इन सब के बीच जो मनसुख मांडविया हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर का भी प्रभार वो संभालेंगे। पीएम मोदी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय अपने पास रखा है। धर्मेंद्र प्रधान देश के नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, और स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीयूष गोयल के पास उद्योग तो ही है, साथ ही साथ कपड़ा मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार होगा। उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय उनके पास है। धर्मेंद्र प्रधान को कौशल विकास मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। अविनाश, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है कि शिक्षा मंत्री भी हैं धर्मेंद्र प्रधान, और जो शिक्षा की जिम्मेदारी निभाने के साथ ही साथ अगर छात्र छात्राओं को उनकी शिक्षा को कौशल विकास से जोड़ दिया जाए तो जो बेरोजगारी का संकट और सवाल बार बार खड़ा होता है उससे काफी निपटने में सहायता मिलेगी। बड़े दोनों विभाग मिलते जुलते हैं और अच्छा काम हुआ तो बेहतर परिणाम आएंगे। जी बिल्कुल, और अगर बात करें तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही कोशिश रही और नई शिक्षा नीति को किस तरीके से लागू किया गया, जिससे कि वो न सिर्फ ज्ञानवर्धक शिक्षा हो बल्कि इसके साथ साथ आने वाले समय में काफी जो टेक्नोलॉजी है उसको विकसित कर सके। तो इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल डेवलपमेंट और शिक्षा मंत्रालय एक ही मंत्री को दिया, जिससे कि दोनों करेक्ट कर सके, यानी कि लोगों को पढ़ाई के साथ साथ उनको हुनर सिखाया जा सके, कौशल सिखाया जा सके, इसका कैसे समावेश किया जाता है स्कूल में, कॉलेज में, अन्य जगहों पे। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान को दोनों मंत्रालय दिया गया है। बड़ी जिम्मेदारी होगी धर्मेंद्र प्रधान के पास कि कैसे नई शिक्षा नीति को लागू करवाया जाए, कैसे जो कौशल विकास है इसको आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि युवाओं को हुनरमंद किया जा सके, रोजगार के लिए उनको ज्यादा दिक्कतें ना हो। बिल्कुल, और कुछ और अपडेट्स अविनाश आ गए हैं।
मीनाक्षी लेखी को विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री बनाया गया है, जबकि अनुराग ठाकुर जो हैं उन्हें युवा और खेल का प्रभार सौंपा गया है, खेल मंत्री बनाया गया है उनको। तो आपको बताएं कि कुछ अपडेट्स हैं और स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री मीनाक्षी लेखी विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री बनाई गई हैं। अनुराग ठाकुर देश के नए सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। अविनाश, युवा चेहरे पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। हालांकि राज्यवर्धन सिंह राठौर को भी ये जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब अनुराग ठाकुर को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। हालांकि पहले भी बड़े मंत्रालय को ही संभाल रहे थे, लेकिन इस बार भरोसा जीतने में कामयाब रहे, क्योंकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी एक बड़ा पोर्टफोलियो माना जाता है। जी बिल्कुल, अगर बात करें उदेश तो नए सूचना प्रसारण मंत्री होंगे अनुराग ठाकुर। ये पद पहले अगर बात करें तो प्रकाश जावड़ेकर के पास था, और प्रकाश जावड़ेकर से पहले जब अरुण जेटली जिंदा थे तब अरुण जेटली के पास ये पद हुआ करता था। तो काफी अहम मंत्रालय है ये, और इससे अनुराग ठाकुर की नियुक्ति हुई है। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी अनुराग ठाकुर को बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश में खासतौर से अगर जिक्र करना चाहूंगा मैं, हिमाचल प्रदेश से अनुराग ठाकुर आते हैं, वहाँ क्रिकेट को ले जाने में, क्रिकेट को बताने में और क्रिकेट का एक बड़ा हब बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा हिमाचल प्रदेश के अंदर। और बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे हैं वो, उनको अनुभव भी है खेल बॉडी का। इसके साथ साथ अगर बात करें तो खिलाड़ी भी रहे हैं हिमाचल प्रदेश, रणजी क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे हैं। तो उनको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का भी जो है अलग से चार्ज दिया गया है। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार खेलो इंडिया की बात करते हैं कि देश में हर युवा किसी न किसी खेल के साथ जुड़े, जिससे कि 135 करोड़ की जो जनसंख्या है यहाँ से भी बड़ा टैलेंट निकल सके, बड़े प्रदर्शन कर सके, ओलंपिक जैसे खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो अनुराग ठाकुर के पास काफी बड़ी जिम्मेदारी हुई कि जिस तरीके से उन्होंने खासतौर से बीसीसीआई में रहते हुए काम किया है, क्रिकेट को काफी आगे बढ़ाया है, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में रहते हुए काफी अच्छा काम किया है, और वहां पे धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का भी इनको श्रेय जाता है। तो उस तरीके से अगर अब बात करें तो कैसे अब स्पोर्ट्स में रहते हुए वो आगे बेहतर काम करें, जिससे कि युवा ज्यादा से ज्यादा जुड़े और ज्यादा से ज्यादा खेलों से लोगों का जुड़ाव हो, और देश में ज्यादा से ज्यादा मेडल आ सके, ज्यादा से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस विश्व में खेलों में हो सके। बिल्कुल, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री और देश के नए सूचना प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। वहीं मीनाक्षी लेखी को विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री, अनुराग ठाकुर को खेल एवं युवा मामलों का प्रभार है। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है, और पशुपति पारस खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाए गए हैं। अनुराग ठाकुर को खेल एवं युवा मामलों का अतिरिक्त प्रभार। गिरिराज सिंह का भी पोर्टफोलियो बड़ा हो गया। अविनाश जी बिल्कुल, अगर बात करें तो इससे पहले वो मत्स्य पालन के ही जो है कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन अब उनको बड़ा मंत्रालय दिया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया है। और ग्रामीण भारत में खासतौर से अगर बात करें तो जो भी विकास होते हैं वो ग्रामीण विकास मंत्रालय ही करता है। चाहे ग्रामीण भारत में सड़क से लेकर पेयजल की व्यवस्था हो, या स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, सभी कुछ ग्रामीण विकास मंत्रालय ही अपनी देख रेख में करवाता है। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो भारत गाँवों का देश कहा जाता है। भारत के जो निर्माण है वो गाँवों से ही होता है। तो गाँवों का जब विकास होगा तो भारत का विकास होगा। और गिरिराज सिंह के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आई है। नरेंद्र सिंह तोमर अब तक इसके मंत्री हुआ करते थे, कृषि मंत्री के साथ साथ वो ग्रामीण विकास मंत्री भी थे, लेकिन अब नरेंद्र सिंह तोमर से मंत्रालय लेकर गिरिराज सिंह को दिया गया है। बिहार से आते हैं, बेगूसराय से सांसद हैं, तो उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि ग्रामीण भारत को सजाया जाए, नवसृजन किया जाए, ग्रामीण भारत को मजबूत किया जाए, जिससे कि आगे बेहतर कार्य हो सके। ये एक बड़ी जिम्मेदारी गिरिराज सिंह को दी गई है। अब देखना यह है कि किस तरीके से वो इस पर परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल, और अगर पशुपति पारस की बात करें अविनाश, तो खाद्य प्रसंस्करण उनको मिला है, मतलब जो उनके बड़े भाई का विभाग हुआ करता था उस पर बने हुए हैं, और इन सब के बीच चिराग पासवान ने आपत्ति भी जता दी है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के बाद गिरिराज सिंह के बाद अगर बात करें तो पशुपतिनाथ पारस को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। रामविलास पासवान जब जीवित थे तो ओबीसी मंत्रालय पे थे, और रामविलास पासवान जी के निधन के बाद अगर बात करें तो ये पद लगातार खाली था। तो एलजेपी के कोटे में ही ये पद था, और ये जो मंत्रालय था वो एलजेपी के कोटे में ही जाना था। तो इसको लेकर उन्होंने अगर बात करें तो अपनी जो है मोदी सरकार में जब विस्तार हुआ तो एलजेपी कोटे का जो मंत्रालय था उसी को वो मिला है, और पशुपतिनाथ पारस इसके नए मंत्री होंगे। चिराग पासवान ने जरूर आपत्ति जताई है। वो कहते हैं कि एलजेपी अभी लीगल नहीं हुई है, जो 80 एलजेपी है वो उन्हीं के पास है। ये गलत तरीके से हुआ है। चिराग पासवान हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट भी जाने का जिक्र कर रहे हैं कि वो कोर्ट का रुख करेंगे कि जिस तरीके से एलजेपी को पद दिया गया है, चाहे वो लोकसभा के अंदर
जो नेता सदन है वो दिया गया हो पशुपतिनाथ पारस को या फिर मंत्रालय दिया गया हो, तो इसको गलत मानते हैं। उनका कहना है कि एलजेपी के जो सांसद जीत के आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की पार्टी को सकते हैं और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है। तो इसको लेकर एक राय जरूर है, वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं, लेकिन अब देखना है कोर्ट इस पर क्या सुनवाई करता है। फिलहाल जो विस्तार हुआ है उसमें एक बड़ी अहमियत दी गई है पशुपतिनाथ पारस को। वो अपने जो भाई थे रामविलास पासवान, उनके निधन के बाद उन्हीं के मंत्रालय को अब संभालेंगे। अब देख रहे हैं कि किस तरीके से आगे वो मंत्रालय को चलाते हैं। बिल्कुल, तो गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मिला है, पशुपति पारस खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाए गए हैं। भूपेंद्र यादव देश के नए श्रम मंत्री बनाए गए हैं। अभी तक संतोष गंगवार के पास ये था पूरा विभाग। ये भी अविनाश एक बदलाव हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि श्रम मंत्रालय में क्या बदलाव आते हैं, क्योंकि कोरोना काल में श्रम मंत्रालय के कामकाज पर भी सवाल उठे, बहुत संतुष्टि नहीं रही है। देखिए, अगर बात करें तो संतोष गंगवार 8 बार बरेली से सांसद है और सीनियर सांसद है, उनका आज इस्तीफा हुआ है और अब भूपेंद्र यादव की जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान से भूपेंद्र यादव अगर बात करें राज्यसभा सांसद हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के करीबियों में से एक है। पार्टी में भी महासचिव का वो दायित्व निभा रहे थे, उनको ये काफी अहम जिम्मेदारी दी गई है। और जो श्रमिकों की संख्या है वो लगातार भारत के अंदर बढ़ रही है और लगातार जो नए उद्योग खुल रहे हैं वहां पे किस तरीके से जो श्रमिकों के लिए व्यवस्था की जाए, चाहे वो ESI फंड जो होता है उसकी बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे कि तमाम तरीके से अन्य मुद्दों की बात हो, लगातार श्रमिकों का मुद्दा उठता रहता है और कई जगहों पर श्रमिक अपने मुद्दे को लेकर स्ट्राइक भी करते रहते हैं। तो कैसे इन सब मुद्दों के साथ निपटा जाए और श्रमिकों के लिए बेहतर व्यवस्था की जाए, ये जिम्मेदारी भूपेंद्र यादव के पास होगी। संगठन में उन्होंने अपना कौशल बेहतरीन तरीके से दिखाया है। वो कई राज्यों के प्रभारी भी रहे हैं, पार्टी में महासचिव भी रहे हैं और इसके साथ साथ पार्टी के लिए काफी बेहतर कार्य करते हुए आए हैं। तो अब सरकार में उनको लाया गया। अब देखना है कि सरकार में उनका किस तरीके से परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि ये जिस तरीके से परफॉर्मेंस होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सभी केंद्रीय मंत्रियों के परफॉर्मेंस का आकलन करते रहते हैं और किसी केंद्रीय मंत्री के परफॉर्मेंस में अगर वो कोई कमी पाते हैं तो अगर वो देखते हैं कि यहाँ सुधार हो सकता है तो केंद्रीय मंत्री को आगाह किया जाता है और अगर देखते हैं कि सुधार नहीं हो सकता है तो केंद्रीय मंत्री को ड्रॉप कर दिया जाता है। ये हमने आज भी कैबिनेट रिशफल से पहले देखा जब उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों को ड्रॉप किया। तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी होगी भूपेंद्र यादव के ऊपर कि जिस तरीके से उन्होंने संगठन के अंदर अपना कौशल दिखाया है, अब सरकार के अंदर भी अपना कौशल दिखाएं और जो उनको मंत्रालय मिला है उसमें बेहतर तरीके से काम करें। बिल्कुल, तो अब मोदी मंत्रिमंडल में किसे क्या विभाग मिले, इस पर चर्चाएं जो चल रही थी उन पर भी विराम है। अब पूरी लिस्ट सामने आ गई है। मनसुख मांडविया देश के नए स्वास्थ्य मंत्री होंगे। मनसुख मांडविया को केमिकल फर्टिलाइजर का भी प्रभार सौंपा गया है और पीएम मोदी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय अपने पास रखा है। और अविनाश, ये एक बड़ा संकेत भी, अगर प्रधानमंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी अपने पास रख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुछ बड़ा और इनिशिएटिव लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री उस पर विचार कर रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने इसे सीधे अपनी मॉनिटरिंग में लिया है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री ने सीधे अपने इसकी मॉनिटरिंग में लिया है और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री चाहेंगे कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेहतर कर सके भारत। आपको ध्यान होगा कि जब चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च हुआ था और प्रधानमंत्री खुद इसरो पहुंचे थे, उन्होंने सारी रात इसरो में बैठ के चंद्रयान के एक एक चीजों को जाना था और चंद्रयान के प्रक्षेपण की जानकारी ली थी। हालांकि वो भारत में सफल नहीं रहा है, लेकिन किस तरीके से आगे अब आगे जो अंतरिक्ष मिशन है या फिर जो भी है उसमें किस तरीके से आगे बढ़े, साइंस और टेक्नोलॉजी में कैसे भारत आगे बढ़ सके, विश्व में अपने आप को एक स्थान दिलवा सके, इसके लिए प्रधानमंत्री लगातार प्रयासरत हैं और खुद अब इसके मंत्रालय को अपने निगरानी में रखा है। तो जाहिर तौर से बात है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मंत्रालय आगे बढ़े और भारत का नाम साइंस और टेक्नोलॉजी में पूरे विश्व में हो, इसीलिए अब इसकी निगरानी प्रधानमंत्री ने। और देश के नए ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह। पशुपति पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया के खाते में गया। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। मध्य प्रदेश में एक तोहफा दिया था इन्होंने बीजेपी को, सरकार गिराकर कांग्रेस की बीजेपी की सरकार बनवाई। और अनुराग ठाकुर को खेल एवं युवा मामलों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पशुपति पारस खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बने हैं और भूपेंद्र यादव देश के नए श्रम मंत्री बनाए गए हैं। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अनुराग ठाकुर को खेल एवं युवा मामलों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है और मनसुख मांडविया देश के नए स्वास्थ्य मंत्री होंगे। इस
स्मृति ईरानी को महिला बाल विकास मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है और पुरुषोत्तम रूपाला डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री बनाए गए हैं। मीनाक्षी लेखी को विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अनुराग ठाकुर देश के नए सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाए गए हैं। तो ये तस्वीर लगभग धीरे धीरे अब साफ हो गई है कि किसे कौन सा विभाग संभालना है, किसे कौन सा मंत्रालय संभालना है। और स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री, पुरुषोत्तम रूपाला डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री, मीनाक्षी लेखी विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री बनाई गई हैं। अनुराग ठाकुर देश के नए सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाए गए हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का प्रभार मिला है। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री बनाए गए हैं। अविनाश, हरदीप सिंह पुरी की बात करें अगर, तो जिस तरीके से पहले उनके मंत्रालय थे उसमें भी उनका कामकाज संतुष्ट करने वाला था और उन्हें भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अब दी गई है। देखिए, अगर बात करें तो पहले हरदीप सिंह पुरी के पास दो महत्वपूर्ण मंत्रालय थे। पहला सिविल एविएशन था, दूसरा अगर बात करें तो शहरी विकास मंत्रालय था। अब अगर बात करें तो जिस तरीके से उनके पास एक मंत्रालय लिया गया है, सिविल एविएशन लेके ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है, तो वहीं उनको एक मंत्रालय दिया भी गया, यानी कि पेट्रोलियम मंत्रालय दिया गया और शहरी विकास मंत्रालय में वो पहले की तरीके बने रहेंगे। तो ये काफी बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि भारत सरकार लगातार स्मार्ट सिटी की बात करती है और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को लेकर लगातार हरदीप सिंह पुरी काम कर रहे हैं। तमाम सारे शहरों के मेयर से चाहे मंत्रियों से हो, चाहे विधायकों से, वो लगातार मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के सपने को पूरा कर रहे हैं। इसीलिए शहरी विकास मंत्रालय में उनको यथावत रखा गया और जबकि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से उनको हटाकर उनको पेट्रोलियम मिनिस्टर नया बनाया गया है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी है उनके पास। अब दोनों मंत्रालय वो एक साथ संभालेंगे और उनको कोई परफॉर्मेंस देना होगा क्योंकि पहले जैसे बता चुका हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परफॉर्मेंस पर यकीन रखते हैं। जो भी व्यक्ति परफॉर्मेंस देता है प्रधानमंत्री उसको प्रमोट करते हैं, प्रधानमंत्री उसको जिम्मेदारी देते हैं और जो भी व्यक्ति परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है प्रधानमंत्री उसको ड्रॉप भी करते हैं। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसके साथ साथ ये भी जानकारी आ रही कि आर.के. सिंह, जो कि अभी तक ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे, उनको नया लॉ मिनिस्टर बनाया गया है, कानून मंत्री बनाया गया है। अभी तक ये जिम्मेदारी रविशंकर प्रसाद के पास थी, वो ड्रॉप आउट हुए हैं, तो आर.के. सिंह को नया कानून मंत्री बनाया गया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, वो गृह सचिव रहे हैं, वो एक लंबा तजुर्बा है उनको देश में। बिल्कुल। और सर्बानंद सोनोवाल को पूर्वोत्तर मामलों का प्रभार दिया गया है। तो सर्बानंद सोनोवाल पूर्वोत्तर से आते भी हैं, आसाम के मुख्यमंत्री रहे, अब उन्हें पूर्वोत्तर की जिम्मेदारी दी गई। आर.के. सिंह देश के नए कानून मंत्री। ये इस वक्त का नया अपडेट। किरण रिजिजू को पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है, जो अभी तक प्रहलाद पटेल निभा रहे थे। सर्बानंद सोनोवाल को पूर्वोत्तर मामलों का प्रभार दिया गया है। अविनाश, अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो जो मोदी सरकार है उसका बहुत ज्यादा फोकस रहा है नॉर्थ ईस्ट के विकास को लेकर, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को खुद से पार्टी से जोड़ने को लेकर। ऐसे में सर्बानंद सोनोवाल को यह जिम्मेदारी दी गई ताकि और बेहतर ये मिशन आगे बढ़ सके, चल सके। प्रधानमंत्री के ये काम का ही नतीजा है कि लगातार नॉर्थ ईस्ट अब खबरों में रह रहा है। एक वक्त था कि जब नॉर्थ ईस्ट की खबरें बहुत कम आती थी, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट लगातार खबरों में रह रहा है और पहली दफे केंद्रीय मंत्रिमंडल में दो कैबिनेट मंत्री नॉर्थ ईस्ट से हैं। पहला अगर बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल है, जिनको नॉर्थ ईस्ट मामले की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं आसाम के, उसके पहले केंद्र सरकार में 2014 से लेकर 2016 तक मंत्री रह चुके हैं, खेल मंत्री रहे हैं वो। इसके साथ साथ अगर बात करें तो किरण रिजिजू, जो कि अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, उनको भी प्रमोट करके पर्यटन संस्कृति मंत्रालय दिया गया है, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। तो दो कैबिनेट मिनिस्टर अगर बात करें तो पूर्वोत्तर से दिए गए हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है। यही तो समझा जा सकता है कि पूर्वोत्तर को लेकर कितने संवेदनशील है प्रधानमंत्री। और लगातार पूर्वोत्तर के जो खासतौर से जो 7 बड़े स्टेट कहे जाते हैं, उसमें 4 में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाई हुई है और एक राज्य में अपने सहयोगी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। ये भी बड़ी बात है कि एक समय जो पूर्वोत्तर राज्यों को कई सारे केंद्र के जो प्रधानमंत्री होते थे, मंत्री होते थे, वो इतना ध्यान नहीं देते थे क्योंकि महज 26 सांसद वहां से आते हैं, लिहाजा इसलिए कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर की दूरी कम की है, पूर्वोत्तर में लगातार विजिट किया है और हर मंत्री को यह भी कहा है कि वो पूर्वोत्तर में विजिट करते रहे, पूर्वोत्तर के विकास कार्यों को देखते रहे। यही नतीजा है कि आज पूर्वोत्तर का जो कनेक्ट है भारत के साथ वो काफी ज्यादा हुआ है। काफी ज्यादा पूर्वोत्तर अब अपने आप को भारत के नजदीक पाता है, बाकी शहरों के नजदीक पाता है, दिल्ली के नजदीक पाता है। ये एक बड़ी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, जिसका परिणाम अब दिखता हुआ लग रहा है और पूर्वोत्तर से भी अब लगातार 2 कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार में हो रहे हैं। कुछ नए अपडेट सामने आ रहे हैं। नारायण राणे को
एमएसएमई मंत्रालय सौंपा गया है। एमएसएमई वो संभालेंगे। इसके साथ ही साथ अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री देश का बनाया गया है। पूर्व नौकरशाह रहे हैं, तेज तर्राट नौकरशाह रहे हैं किरण रिजिजू को देश के नए कानून मंत्री बनाया गया है। और नारायण राणे एमएसएमई मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल को पूर्वोत्तर मामलों का प्रभार दिया गया है। सर्बानंद सोनोवाल के पास आयुष मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी होगी। आरके सिंह देश के नए कानून मंत्री बनाए गए हैं और नारायण राणे को एमएसएमई मंत्रालय का जिम्मा मिला है। आज शपथ ग्रहण में सबसे पहली शपथ नारायण राणे की हुई थी। एमएसएमई संभालेंगे। किरण रिजिजू को देश के नया कानून मंत्री बनाया गया है। सर्बानंद सोनोवाल को पूर्वोत्तर मामलों का प्रभार दिया गया है और सर्बानंद सोनोवाल को आयुष मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी गई है। आरके सिंह देश के नए कानून मंत्री बनाए गए हैं। तो अनुराग ठाकुर, सूचना और प्रसारण खेल मंत्री, किरण रिजिजू को देश का नया कानून मंत्री बनाया गया। एक बड़ा पोर्टफोलियो उनको दिया गया है। सर्बानंद सोनोवाल को पूर्वोत्तर मामलों का प्रभार दिया गया है और आरके सिंह ऊर्जा मंत्री बने रहेंगे। ऊर्जा मंत्री बने रहेंगे आरके सिंह। उन्हें उनका जो विभाग है कंटिन्यू किया गया है, बस कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनका हो गया है। अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, देश के नए कानून मंत्री बने हैं किरण रिजिजू और सर्बानंद सोनोवाल को पूर्वोत्तर का प्रभार दिया गया है। ये काफी बड़ी जिम्मेदारी दी गई किरण रिजिजू को। इसके पहले अगर बात करें तो वो खेल मंत्री रहे हैं और उसके पहले अगर बात करें तो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वो गृह राज्य मंत्री रहे हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी अब दी गई है देश के नए कानून मंत्री के रूप में। तो कानून को किस तरीके से आगे लेकर चल रहा है, तमाम सारे ऐसे केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लगते हैं, केंद्र सरकार को उसमें अपना जवाब देना होता है। तो किस तरीके से अब किरण रिजिजू का काम रहेगा, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। इसमें अगर बात करें खासतौर से तो कई सारे ऐसे मंत्री हैं जिनको बड़े पोर्टफोलियो दिए गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की खासतौर से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आज 8 मंत्री बने हैं कुल मिला के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से। उत्तर प्रदेश से 7 मंत्री बने हैं, उत्तराखंड से मंत्री बने हैं। इसमें अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा जो पद है वो मिला है अजय मिश्रा को, जो कि खीरी से सांसद है। उनको बनाया गया है गृह राज्य मंत्री। किरण रिजिजू को इस तरीके से कानून मंत्री बनाया गया है। जी किशन रेड्डी, जो कि अब तक गृह राज्य मंत्री थे, उनको प्रमोट किया गया है। उनको प्रमोट करके कैबिनेट में लाया गया है। तो वहीं अब अगर बात करें तो नए देश के गृह राज्य मंत्री होंगे अजय मिश्रा, जो कि लखीमपुर खीरी से सांसद हैं और लगातार 2 बार से वो सांसद है, ब्राह्मण चेहरा उत्तर प्रदेश से। तो एक उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। इसके अलावा अगर बात करें तो पंकज चौधरी, जो कि 6 बार से सांसद है महाराष्ट्र में और बीजेपी का मतलब महाराष्ट्र में पंकज चौधरी है, उनको अगर बात करें तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बनाया गया है। उनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि अनुराग ठाकुर को प्रमोट किया गया है, आईबी मिनिस्टर बनाया गया है, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया गया है। तो अब उनकी जगह पे पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री होंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो भानु प्रताप सिंह वर्मा, जो कि जालौन से सांसद है, इनको राज्य मंत्री एमएसएमई बनाया गया है। स्टेट सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्रालय में इनको राज्य मंत्री बनाया गया। ये भी इनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। एसपी सिंह बघेल, जो कि सांसद है आगरा से और सांसद हुए भारतीय जनता पार्टी से इस बार 2019 में। इससे पहले हालांकि वो समाजवादी पार्टी से सांसद रह चुके हैं, योगी सरकार में मंत्री रहे हैं। उनको भी राज्य मंत्री बनाया गया है लॉ मिनिस्ट्री में, यानी कि कानून मंत्रालय में वो राज्य मंत्री होंगे। अनुप्रिया पटेल, जो कि अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी हैं उत्तर प्रदेश में भी केंद्र में भी, उनको भी बनाया गया है स्टेट मिनिस्टर कॉमर्स और इंडस्ट्री का, यानी कि उद्योग और वाणिज्य का उनको स्टेट मिनिस्टर बनाया गया। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो अन्य मंत्री जो उत्तर प्रदेश के कोटे से आए हैं, कौशल किशोर, उनको बनाया गया है और जो उनको एमओएस बनाया गया है हाउसिंग अर्बन अफेयर्स का, यानी कि जो लगातार प्रधानमंत्री की हाउसिंग योजना है उसको किस तरीके से जन जन तक पहुंचाना है, इसको लेकर कौशल किशोर की अब जिम्मेदारी होगी कि वो इस कार्य को देखें और लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री सबको वादा करते हैं कि 2022 तक सबके पास अपनी छत होगी, तो कौशल किशोर की काफी जिम्मेदारी होगी क्योंकि उनके पास हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मंत्रालय आया है। अजय भट्ट, जो कि उत्तराखंड से आते हैं, उत्तराखंड से आज राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले इकलौते मंत्री हैं। उनको अगर बात करें तो बड़ा भारी भरकम मंत्रालय
मंत्रालय दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में उनको स्टेट मंत्री बनाया गया है, यानी कि राज्य मंत्री वो डिफेंस होंगे, रक्षा राज्य मंत्री होंगे, इसके अलावा पर्यटन राज्य मंत्री भी होंगे। तो दो मंत्रालयों की जिम्मेदारी उनको दी गई है बतौर राज्य मंत्री, और उनमें से एक बड़ा मंत्रालय है रक्षा मंत्रालय, जहां पे वो राज्य मंत्री के तौर पे काम करेंगे। उनके सीनियर होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, तो एक बड़ा उनको अनुभव मिलेगा वहां से और बड़ा काम करने का मौका भी मिलेगा। बीएल वर्मा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उनको मिनिस्टर स्टेट बनाया गया नॉर्थ ईस्ट रीजन का। उनके पास भी देखना होगा किस तरीके से आगे वो इस पर काम करते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से आने वाले वो मंत्री हैं जिनको आज बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इनमें से 2-3 मंत्रियों को बड़ी काफी जिम्मेदारी दी गई है। इनमें से खासतौर से बात करेंगे तो अजय मिश्रा टेनी जो कि लखीमपुर खीरी से सांसद हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है उनमें अजय भट्ट हैं, जिनको रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है, पंकज चौधरी जिनको वित्त राज्य मंत्री बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश से एक बड़ी जिम्मेदारी लोगों को दी गई है केंद्र सरकार के अंदर की। और जो पहले पूर्ववर्ती मंत्रालय कई मंत्रियों के पास है वो लगातार बने रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ बिल्कुल, लेकिन उत्तराखंड के खाते में भी एक अच्छा मंत्रालय विनाश आ गया है। अजय भट्ट को रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री बनाया गया है। उत्तराखंड वो राज्य है जहां पर सेना में बड़ी संख्या में युवा जाते हैं, तो ये एक बेहतर पोर्टफोलियो उत्तराखंड को मिला है। जी बिल्कुल। और देश अगर बात करें तो उत्तराखंड के बारे में ये कहा जाता है कि लगभग हर दूसरे परिवार से एक व्यक्ति सेना में है। और जिस तरीके से उत्तराखंड में चुनाव है, 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, अजय भट्ट की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और पर्यटन के क्षेत्र से भी उत्तराखंड काफी समृद्ध राज्य है। कहा यह जाता है कि पर्यटन ही सबसे बड़ा उद्योग है उत्तराखंड का, चाहे वो 4 धाम की यात्रा का हो, चाहे फिर वो ऋषिकेश में पर्यटन हो, टिहरी में पर्यटन हो, चमोली में हो, औली में हो, यहाँ पे पर्यटन ही सबसे बड़ा साधन है आय का। तो ये 2 मंत्रालय सीधे तौर पर अजय भट्ट को कनेक्ट करते हैं उत्तराखंड से, जहां पे उत्तराखंड में अपने राज्य को देने के लिए बहुत कुछ होगा अजय भट्ट के पास इस मंत्रालय के तहत। अब देख रहे हैं कि अजय भट्ट किस तरीके से अपने मंत्रालय के तहत रहते हुए उत्तराखंड का विकास करते हैं, उत्तराखंड के लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है। 2022 सामने खड़ा हुआ है और तमाम सारे मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसीलिए दी गई है कि वो बेहतर परफॉर्मेंस करें कि आने वाले 5 राज्यों में चुनाव जीते, उसके बाद केंद्र में 2024 में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बने। ये एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है अजय भट्ट को भी, और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है अजय मिश्रा को भी, जो कि लखीमपुर खीरी से सांसद है। उनको गृह राज्य मंत्री बनाया गया है जी किशन रेड्डी की जगह पे। जी किशन रेड्डी को प्रमोट किया गया है। अगर उनको बात करें तो जी किशन रेड्डी को केंद्र में प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बनाया गया और कल्चर मिनिस्टर बनाया गया, टूरिज्म मिनिस्टर बनाया गया और नॉर्थ ईस्ट। बिल्कुल। और अविनाश, एक बात और अहम है कि भले ही उत्तर प्रदेश के खाते में 7 के सातों राज्य मंत्री आए हैं, लेकिन विभाग बड़े भारी भरकम मिले हैं। अगर हम बात करें, लखीमपुर खाते में चला गया गृह राज्य मंत्री, वित्त राज्य मंत्री भी उत्तर प्रदेश से ही, और तो ये बड़े बड़े विभाग दिए गए उत्तर प्रदेश को। जी बिल्कुल। अगर आप देखें तो 2 बड़े विभाग है, वित्त राज्य मंत्री और गृह राज्य मंत्री, दोनों उत्तर प्रदेश को मिले हैं। महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी, जहां पे अगर बात करें वित्त राज्य मंत्री होंगे, तो वहीं पर अगर बात करें तो गृह राज्य मंत्री होंगे अजय मिश्रा को और टेनी। ये 2 मंत्रालय काफी बड़े बड़े। बिल्कुल। और कौशल किशोर को भी शहरी विकास राज्य मंत्री बनाया गया, तो ये भी एक बड़ा विभाग है, बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री का। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री खुद वादा कर रहे हैं कि 2022 तक हर व्यक्ति को उसकी घर मिलेगी, उसका छत होगा। तो उसको सपना को पूरा करने के लिए कौशल किशोर को भी काफी मेहनत करनी होगी। अगर आप देखें तो भानु प्रताप सिंह वर्मा, जो कि जालौन से सांसद है, इनको भी मंत्रालय मिला है MSME। प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि हर व्यक्ति जो है वो रोजगार के लिए नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बने। तो इनके पास भी जिम्मेदारी होगी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री जो है, सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय जो है, इसके जरिए किस तरीके से जन जन तक पहुंचा जाए और लोगों के हाथ में रोजगार दिया जाए, लोगों जो कि जिससे कि वो रोजगार खुद कर सके और लोगों को रोजगार दे सके। तो उनके पास भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। SP सिंह बघेल, जो कि काफी पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उनको कानून और राज्य मंत्री बनाया गया है। उनके पास भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से कानून राज्य मंत्री रहते हुए बेहतर कार्य किया जा सके। BL वर्मा, जो कि सांसद हैं राज्यसभा से और बदायूं से आते हैं, और इनको उत्तर प्रदेश संगठन में बेहतर कार्य करने का जो है अनुभव है। इनको भी नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो है राज्य मंत्री बनाया गया है कि पूर्वोत्तर। बिल्कुल। और साथ ही साथ BL वर्मा को अविनाश सहकारिता राज्य मंत्री भी बनाया गया है, तो सीधे वो अमित शाह के साथ काम करेंगे, तो यहाँ से भी उनका कद और वजन दोनों बढ़ रहा है।
जी बिल्कुल, वो नया मंत्रालय में राज्य मंत्री होंगे। यहाँ से भी बिल्कुल वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ कार्य करते हुए प्रधानमंत्री का जो एक विजन है कि सभी लोगों का विकास हो, सहकारिता किस तरीके से किया जा सके, इसमें उनको कहीं ना कहीं अपना योगदान देना होगा और इसमें योगदान देते हुए उनको प्रधानमंत्री के सपने को साकार करना होगा। तो काफी भारी भरकम मंत्रालय दिया गया उत्तर प्रदेश से। जो सांसद आज शपथ लिए हैं उनमें 7 सांसद शपथ लिए, 7 को बेहतरीन पोर्टफोलियो देने की कोशिश की गई है जिससे कि चुनावी संदेश भी जा सके। और अजय भट्ट जो कि उत्तराखंड से आते हैं उनको भी भारी भरकम मंत्रालय दिया गया है जहाँ पे राज्य मंत्री बनाया गया रक्षा मंत्रालय में। इसके साथ साथ जो है उनको टूरिज्म में भी रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया। ये काफी बड़ी जिम्मेदारी है उनको और देखना है किस तरीके से इसका निर्वहन करते हैं। और अब देखिए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से ही आते हैं राजनाथ सिंह जो कि लखनऊ के सांसद, उनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कायम रखा गया। रक्षा मंत्री वो रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो नितिन गडकरी को पुराने पोर्टफोलियो में रखा गया है, वो हाईवे मिनिस्टर रहेंगे। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय में कायम रहेंगी। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री जरूर रहेंगे लेकिन उनसे ग्रामीण विकास मंत्रालय का पद ले लिया गया है जो कि नए ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह को बनाया गया है। वही अगर बात करें तो जयशंकर विदेश मंत्री बने रहेंगे। स्मृति ईरानी जो कि अमेठी से जीत कर आई है, राहुल गांधी को चुनाव हराया है, उनसे भी एक मंत्रालय ले लिया गया है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री लेकर उनसे पीयूष गोयल को दे दिया गया है। अब उनके पास मात्र एक मंत्रालय रहेगा, महिला बाल विकास मंत्रालय उनके पास रहेगा जहाँ पे महिलाओं के उत्थान के काम करने के लिए काफी जिम्मेदारी उनके पास होगी। इसके साथ साथ अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं मुख्तार अब्बास नकवी, रामपुर से आते हैं, इलाहाबाद में भी उनका अच्छा खासा समय बीता है। उनको माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में जो है कायम रखा गया है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में उनको बनाया रखा गया, अल्पसंख्यक मंत्री वो बने रहेंगे। और इसमें सबसे बड़ा जो नाम आया है वो अश्विनी वैष्णव का आया है। पूर्व नौकरशाह है ये। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब हुआ करते थे तो पीएमओ में ये अधिकारी हुआ करते थे और उड़ीसा से अभी राज्यसभा सांसद हैं। इनको भारी भरकम मंत्रालय दिया गया है, रेल मंत्रालय दिया गया है, कम्युनिकेशन मंत्रालय दिया गया है, आईटी मिनिस्ट्री दिया गया। और खासतौर से देखिए तो ट्विटर से जिस तरीके से विवाद रहा है, ट्विटर को लेकर देश में जिस तरीके से FIR दर्ज हुआ है, ट्विटर को लेकर जिस तरीके से विश्व भर में भारत सरकार का विवाद चल रहा है, उसके मद्देनजर एक पूर्व नौकरशाह को वो जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस मसले को सुलझाए। भारत में जो नया IT लॉ लागू हुआ है इसको ट्विटर से कहे कि वो लागू करे, इसको लागू करवाए। तो एक जिम्मेदारी बड़ी दी गई है अश्विनी वैष्णव को। पूर्व नौकरशाह है ये, काफी अनुभव है, तजुर्बा है इनको, राज्यसभा सांसद भी है काफी दिनों से, तो काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनके पास होगी। वहीं अगर आप देखिए बिल्कुल। और अविनाश अगर अश्विनी वैष्णव की बात करें तो जब तक ये नौकरशाही में रहे तब तक बड़ा शानदार काम रहा, अटल जी के बड़े करीबी रहे और इनको इन्हीं के जो नौकरशाही का कौशल था उसके मद्देनजर रेल की भी जिम्मेदारी दी गई जिस पर कई नेताओं की और जेडीयू जैसे दलों की भी नजरें गड़ी हुई थी। बिल्कुल, रेल मंत्रालय काफी अहम मंत्रालय है। जो रेल लाइन है वो भारत की जीविका कही जाती है, भारत की लाइफ लाइन कही जाती है। यह से समझा जा सकता है कि रेल नेटवर्क का भारत के अंदर कितना महत्व है। और कई जो सहयोगी दल रहे हैं अतीत में उनकी भी इच्छा रहती थी कि रेल मंत्रालय उनको मिले। यूपीए सरकार में देखा गया कि रेल मंत्रालय ज्यादातर सहयोगी दलों के पास ही रहा है। पहले लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, फिर ममता बनर्जी की पार्टी TMC के पास रेल मंत्रालय हुआ करता था। तो काफी बेहतर रेल मंत्रालय अब काम करने के लिए काफी गुंजाइश है। और प्रधानमंत्री जिस तरीके से लगातार रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूर्वोत्तर भारत में और कश्मीर के अंदर ले जाना चाहते हैं, उसमें एक जो नौकरशाही के कहीं ना कहीं टैग फंसता है। नौकरशाही की जैसे लाल फीताशाही होती है वो उत्पन्न होता है। तो अश्विनी वैष्णव जो कि पूर्व नौकरशाह है वो इस बात को बेहतर तरीके से समझेंगे और प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने की कोशिश करेंगे। मणिपुर में ही देखिए तो आजादी के बाद पहली बार अभी पिछले महीने ही रेल पहुंची है वहां पे, पहली बार रेल नेटवर्क वहां पे पहुंचा है। और कश्मीर के अंदर भी लगातार जो रेल नेटवर्क है उसको बिछाने का काम चल रहा है। जम्मू को कश्मीर से जोड़ने का बेहतरीन काम चल रहा है। चिनाब नदी के ऊपर जो पुल बन रहा है वो अपने आप में वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 पुल होगा। तो कैसे जम्मू को कश्मीर के साथ जोड़ा जाए जिससे कि कश्मीर को पूरे भारत के साथ जोड़ा जा सके रेल नेटवर्क के माध्यम से, तो ये एक काफी बड़ी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि भारत के कई हिस्से अभी भी हैं जो रेल नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं, जहां पे पहुंचने में काफी वक्त लगता है। उसमें पूर्वोत्तर सबसे पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पे कश्मीर। कश्मीर का अगर जम्मू के साथ रेल नेटवर्क जुड़ता है तो इसका पूरे भारत के साथ जुड़ा हो जाएगा। और एक व्यापार हो, चाहे संस्कृति का आदान प्रदान हो, चाहे वहां जिस तरीके से अलगाववाद को कम करने का मकसद हो, वो तमाम सारी चीजों में मदद मिलेगी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अश्विनी वैष्णव को भरोसा जताया है कि उनके विजन को, उनके जो सपने हैं उसको साकार करें, पूर्वोत्तर में रेल नेटवर्क पहुंचाएं, कश्मीर के अंदर रेल नेटवर्क पहुंचाएं, जम्मू को कश्मीर के साथ जोड़ा जाए जिससे कि तमाम सारी चीजें हैं उसको दूर किया जा सके।
ये बड़ी जिम्मेदारी होगी अश्विनी वैष्णव के ऊपर। और ट्विटर को लेकर खास तौर से जो भारत के अंदर एक तंज देखा जा रहा है, भारत के अंदर एक जो है कहीं ना कहीं टकराव देखा जा रहा है ट्विटर और भारत सरकार के बीच में, उसको भी सुलझाने की जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव पे होगी। नए वो IT मिनिस्टर बने हैं, नए वो जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बने हैं, तो उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो इन मसलों को समझाएं। जो नया IT एक्ट आया है भारत में, इसको ट्विटर से लागू करवाएं, जिससे कि जो ट्विटर भारत सरकार के बीच में जंग छिड़ी हुई है ये खत्म हो और ट्विटर भी भारत में उसी तरीके से काम कर सके जैसा कि भारत सरकार चाहती है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी होगी अश्विनी वैष्णव के ऊपर। उड़ीसा से राज्यसभा सांसद हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के काफी करीबी रहे हैं और उनके मन पसंदीदा अधिकारियों में से एक रहे हैं, तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी होगी उनके ऊपर। तो ये काफी महत्वपूर्ण मंत्रालय उनको दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कई सारे जो मंत्री हैं वो अपने अपने पद पर कायम रहे हैं। इनमें अगर बात करें तो महेंद्र नाथ पांडे का भी कद बढ़ा है। महेंद्र नाथ पांडे जहां पहले स्किल डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे कैबिनेट में, अब उनको भारी उद्योग का मिनिस्टर बनाया गया है, तो उनका भी कद बढ़ा है। कि साउथ से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से 2 ब्राह्मण चेहरे फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं, इनमें से दोनों का प्रमोशन हुआ है कि ये दोनों का भारी भरकम मंत्रालय दिया गया है। महेंद्र नाथ पांडे को भी प्रमोट करके हैवी इंडस्ट्रीज का मिनिस्टर बनाया गया है। तो वहीं अजय मिश्रा उर्फ टेनी को, क्योंकि आज ही मंत्री पद की शपथ ली, उनको गृह राज्य मंत्री बनाया गया है। तो जो 2 ब्राह्मण चेहरे हैं उत्तर प्रदेश से, उनको भी बड़ा मंत्रालय दिया गया है, जिससे कि उत्तर प्रदेश में जो एक हवा है कि ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मणों की नाराजगी है, उसको दूर किया जा सके, उनको ये संदेश दिया जा सके कि ब्राह्मणों को पूरा स्थान मिल रहा है, तो सम्मान स्थान मिल रहा है और उनको भी भारी भरकम मंत्रालय मिल रहे हैं। तो ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश हुई है, क्योंकि चुनाव है उत्तर प्रदेश में 2022 में, लिहाजा एक बड़ा जो विजन है प्रधानमंत्री का कि किस तरीके से केंद्र की तमाम सारी योजनाओं को लागू किया जाए, किस तरीके से संगठन के स्तर पर मैसेज दिया जाए, किस तरीके से तमाम अन्य चीजों पर मकसद दिया जाए, तो उसको लेकर वो मैसेज देते बिल्कुल अविनाश। और अनुप्रिया पटेल को वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया है। पहले उन्होंने स्वास्थ्य का जिम्मा उठाया था और अब इस बार भी उनको एक बड़ा महत्वपूर्ण विभाग मिला है राज्य मंत्री के तौर पर, क्योंकि उद्योग और वाणिज्य बढ़ेंगे उसकी बहुत जरूरत भी है देश में, कोरोना के बाद जिस तरीके से आर्थिक हालात बिगड़े हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो ये बड़ा मंत्रालय है और इसमें खासतौर से जो वाणिज्य मंत्रालय है इसमें काफी काम करने के लिए रहता है और लगातार किस तरीके से भारत के अंदर इकोनॉमी को बढ़ाया जाए, किस तरीके से जो तमाम सारे बिजनेस है उसको लाया जाए, तो इसकी भी जिम्मेदारी अनुप्रिया पटेल पर होगी कि वो किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भी रोजगार लाने का काम करती है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम सारे जो नए रोजगार के साधन है, नए उद्योग है, उसको लाने का काम करती है। यह काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रूप में अनुप्रिया पटेल केंद्र में काम कर चुकी है, उनको केंद्र में काम करने का अनुभव है, तो उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो उत्तर प्रदेश को भी और देश को भी आगे ले जाए। और कोरोना काल में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था काफी खराब हुई है, लोगों के रोजगार छिने हैं, लोगों के पास जो है अब काफी ज्यादा जो है रोजगार के साधन नहीं है, ऐसे में कैसे इसको बढ़ाया जाए, ये एक बड़ी जिम्मेदारी अनुप्रिया पटेल के पास होगी। तो उत्तर प्रदेश से जितने भी मंत्री आप देखते हैं, कुल मिला के अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री को छोड़ दिया जाए तो 15 मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से शामिल हो गए हैं केंद्रीय कैबिनेट में। इसमें जो है मंत्रिपरिषद में शामिल हुए हैं, इनमें कई सारे केंद्रीय मंत्री हैं जिनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है, कुछ जो है इसके अलावा राज्य मंत्री हैं। तो ये काफी जिम्मेदारी होगी क्योंकि पिछली बार जब 2017 में एक लोकसभा विधानसभा चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का, तो 2016 में मोदी मंत्रिमंडल बिल्कुल। और अगर चुनाव के नजरिए से अविनाश बात की जाए तो जो यूपी के राज्य मंत्रियों को विभाग मिले हैं, इनका चुनाव से सीधा ताल्लुक दिखता है। कौशल किशोर की बात करिए तो शहरी विकास राज्य मंत्री, शहरी विकास होगा तो सीधे वोटर से जुड़ा वाली स्थिति है। वित्त राज्य मंत्री भी उत्तर प्रदेश, रक्षा राज्य मंत्री भी उत्तर प्रदेश। तो ये जो तमाम विभाग अलग अलग मिले हैं, वाणिज्य राज्य मंत्री बनी है अनुप्रिया पटेल, तो ये तमाम ऐसे विभाग हैं जिससे फायदा होगा, योजनाएं जमीन पर उतरेंगी तो वोटर्स का सीधे जुड़ा होगा। बिल्कुल, और ये जो मंत्रालय है यहाँ से मैसेज भी देने की कोशिश की गई है, इसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस करिए, आपको बड़ा मंत्रालय दिया जा रहा है, करने के लिए बहुत कुछ है। जो बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां से जनता का जुड़ाव हो सके तमाम सारे बड़े मंत्रालय से, और वहां की जो बड़ी बड़ी सौगातें हैं उसको उत्तर प्रदेश में दिया जा सके, ये भी काफी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से हरदीप सिंह पुरी शहरी विकास मंत्री हैं, इसके अलावा उनको पेट्रोलियम मंत्रालय का प्रभार दिया गया। उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी में इस साल नंबर 1 घोषित हुआ है। उत्तर प्रदेश से ही आते हैं राज्यसभा सांसद के रूप में हरदीप सिंह पुरी, तो उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होगी कि उत्तर प्रदेश की अपने राज्य को वो कुछ ज्यादा दे सके, कुछ ज्यादा फोकस कर सके, जिससे कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होना है उसमें कुछ बेहतर किया जा सके। अजय भट्ट जो कि उत्तराखंड से आते हैं, उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, इसके अलावा पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं,
दोनों मंत्रालय में उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो अब किस तरीके से उत्तराखंड में सैन्य को लेकर वो आगे बढ़ सकते हैं, सैन्य की चीजें जो है बेहतर वहां तरीके कर सकते हैं, पर्यटन की संभावनाएं कितनी खोल सकते हैं, ये अब अजय भट्ट के ऊपर जिम्मेदारी होगी। पहली बार वो सांसद बने हैं, पहली बार केंद्रीय राज्य मंत्री वो बने हैं। इससे पहले अगर बात करें तो उनको एक बार अपने उत्तराखंड राज्य में जो है मंत्री पद में रहने का उनको जिम्मेदारी मिली थी। उसके बाद वो संगठन में ही ज्यादातर सक्रिय रहे हैं, लेकिन अब सरकार में उनको ये अहम जिम्मेदारी मिली है, उनको भी उत्तराखंड के विकास के लिए काफी कुछ करना होगा। वहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से वित्त राज्य मंत्री बनाया गया है पंकज चौधरी को, एक लंबा अनुभव है उनका, और वो जो है चीफ विप हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, तो संगठन को लेकर भी उनका एक अनुभव है। और अब वित्त राज्य मंत्री बनाया गया है, तो इसमें भी काफी संभावनाएं है कि किस तरीके से जो बजट का एलोकेशन हुआ है उसके जो तमाम सारे विकास कार्य हैं उसको उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा कराया जा सके, ये जिम्मेदारी होगी पंकज चौधरी के ऊपर। और पंकज चौधरी को वित्त राज्य जैसा बड़ा मंत्रालय सौंपा गया है। महाराष्ट्र से सांसद है, 7 बार के सांसद है, कुर्मी समुदाय से आते हैं, पिछड़े को वोट बैंक का भी खास ख्याल रखा गया है। महाराष्ट्र जो कि पूर्वांचल का एक बड़ा संसदीय क्षेत्र है, तो वहां से किस तरीके से पूर्वांचल में वोट बैंक को साधना है, तो ये पंकज चौधरी को करना होगा। और पंकज चौधरी को इसलिए अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो जितने भी आप मंत्री बने हैं उनमें से सबको काफी महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया, और सबकी जिम्मेदारी यही होगी कि वो बेहतर काम करें, जिससे कि उत्तर प्रदेश में जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से ज्यादा से ज्यादा सीटों पर विजय दिला सके। बिल्कुल, तो तमाम कोशिशें हैं और यूपी के अजय कुमार मिश्रा को गृह राज्य मंत्री का जिम्मा दिया गया है। अविनाश, अजय मिश्रा की अगर बात करें, पहला तो ब्राह्मण चेहरे को साधने की जो राजनीति थी वो हुई, दूसरा लखीमपुर जैसे क्षेत्र को जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में नहीं रहा, राजनीतिक तौर पर भी बहुत ज्यादा तवज्जो वाला नहीं रहा, वहां पर गृह राज्य मंत्री का पद वहां के सांसद को दिया गया है, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है वहां के लोगों के हिसाब से। और जैसा कि वहां से लोगों के बयान आ रहे थे जश्न में कि ये केवल एक परिवार के या एक सांसद के गौरव की बात नहीं है, पूरे जिले के लिए बहुत बड़ी बात है, और अब तो और बड़ी बात हो गई। बात करें तो यूपीए में राज्य मंत्री का पद हुआ करता था आरपीएन सिंह के पास, वो भी पूर्वांचल से आते थे, वो भी कुशीनगर से ही जो है सांसद हुआ करते थे। उसके बाद लगातार इतने वर्षों में उत्तर प्रदेश को इतना भारी भरकम मंत्रालय में जगह नहीं मिल पाई थी। तो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की बात करें तो गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे हंसराज अहीर, इसके अलावा बात करें किरण रिजिजू। मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल में बात करें तो अब तक जो गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे वो नित्यानंद राय जो की बिहार से आते हैं, और जी किशन रेड्डी जो की तेलंगाना से आते हैं। तो उनकी जगह पे अब बनाया गया अजय मिश्रा को। मतलब उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो पिछले 8-9 सालों के बाद पहली बार गृह राज्य मंत्री जैसा बड़ा पद दिया गया है। करने के लिए बहुत कुछ है। अब अजय मिश्रा की पूरी जिम्मेदारी होगी, दूसरी बार के वो सांसद हैं, तो कितना बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा परफॉर्मेंस पर यकीन रहते हैं। जो मंत्री बेहतर परफॉर्म करता है उसे हमेशा वो प्रमोट करते हैं। जिस पद पर आज अजय मिश्रा को बनाया गया है गृह राज्य मंत्री, इसी पद पर जी किशन रेड्डी थे, उन्होंने बेहतर काम किया, उनको प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बनाया गया। अब अजय मिश्रा अगर बेहतर कार्य करते हैं तो इससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश में लोगों को फायदा मिलेगा, सरकार को भी फायदा मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा मिलेगा, और उनको सीएम को भी फायदा मिल सकता है। अगर वो बेहतर कार्य करेंगे तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर उन पर जाएगी और वो प्रमोट किए जा सकते हैं। तो ये अजय मिश्रा के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आई है कि वो गृह राज्य मंत्री के तौर पर अपने आप को कैसे स्थापित करते हैं, कैसे बेहतर कार्य करते हैं। उनके साथ वो शख्स है जिसने पार्टी के अंदर सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, गृह मंत्री अमित शाह। सरकार में रहते हुए भी अनुच्छेद 370 को उन्होंने हटाया है, और जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को हटाकर कश्मीर में शांति बनाए रखी, ये बड़ी बात है। तो उनको उनसे भी सीखने को काफी कुछ मिलेगा, जो उनके सीनियर हैं गृह मंत्री अमित शाह, उनसे चाहे मंत्रालय की बात हो चाहे संगठन की बात हो, दोनों में उन्होंने अपना कौशल दिखाया है। तो अब अजय मिश्रा को भी अपना कौशल दिखाना होगा, अपनी प्रतिबद्धता दिखानी होगी, और अपना जो एक काम करने का स्वरूप है उसको दिखाना होगा कि अभी तक वो सांसद रहे हैं, अब बतौर सांसद से निकल के वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री होने जा रहे हैं, जो कि एक बड़ा पद होता है, देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा होता है, देश के एक खास रीजन पे उनको पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी पूरी रिपोर्ट देखते रहे, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था काम कर रही है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी है अजय मिश्रा को दी गई है। अब देखने किस तरीके से वो इसमें परफॉर्म कर पाते हैं और किस तरीके से उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, ये एक बड़ा मसला है, क्योंकि जिस तरीके से आज 13 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, पोर्टफोलियो बड़े थे, मंत्रालय बड़े थे, वो चेहरे भी बड़े थे, लेकिन परफॉर्मेंस ने उनका सारा खेल बिगाड़ दिया। ऐसे में अविनाश, भले ही बड़े बड़े मंत्रालय इन लोगों को मिल गए हैं, नेताओं को एक अच्छा मौका दिया गया है, पर जिस तरीके से आज 13 मंत्रियों के इस्तीफे हुए हैं, तो इन पर पहले ही दिन से दबाव होगा, क्योंकि उदाहरण इनके सामने है कि अगर परफॉर्मेंस नहीं किए तो फिर इस्तीफा देना पड़ सकता है।
जी बिल्कुल, अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर सभी मंत्रालयों पर रहती है और वो समय समय पर सभी मंत्रालयों के काम का रिव्यू करते रहते हैं, परफॉर्मेंस रिव्यू करते रहते हैं, सभी मंत्रियों परफॉर्मेंस को रिव्यू करते रहते हैं और जहां पर भी उनको कमी नजर आती है पहले वो स्वयं उस बात को बताते हैं कि यहाँ पे कमी है, इसका सुधार किया जाए जिससे कि जो मंत्री है, जो मंत्रालय है, वो बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। अगर इसके बावजूद परफॉर्मेंस में कोई सुधार नहीं होता है, प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को ड्रॉप करने से चूकते नहीं हो, कितना भी हाईवेट मंत्री हो, कितना भी अनुभवी मंत्री हो, कितना भी पुराना सांसद हो, कितना भी अनुभवी सांसद हो, वो इस बात को लेकर कभी हेजिटेट नहीं हुए। आज ही देखिए जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद जो कि अटल बिहारी सरकार में भी मंत्री रहे हैं, इसके अलावा नरेंद्र मोदी सरकार में भी पिछले 7 सालों से लगातार मंत्री रहे हैं, उनको उन्होंने ड्रॉप करने में कोई भी हेजिटेशन नहीं दिखाई, उनको ड्रॉप कर दिया। संतोष गंगवार जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, 8 बार से सांसद है, सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके कामकाज से उनको संतुष्टि नहीं दिखी, उन्होंने उनको ड्रॉप कर दिया। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जो कि दिल्ली में अच्छी खासी छवि रखते हैं और जो बतौर दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री बेहतर काम किए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, लेकिन वो कोरोना काल में जिस तरीके से पूरे कहीं नजर नहीं आए, उनके परफॉर्मेंस से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को संतुष्टि दिखी। बिल्कुल, और इस्तीफा उन्हें भी देना पड़ा। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब विभागों का बंटवारा भी हो गया है और किसे क्या विभाग मिले वो हम आपको बता रहे हैं। यूपी के पंकज चौधरी देश के नए वित्त राज्य मंत्री बने हैं। अनुप्रिया पटेल वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री बनाई गई हैं। उत्तराखंड से अजय भट्ट रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री बनाए गए हैं। यूपी से आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल कानून राज्य मंत्री बनाए गए हैं। अजय कुमार मिश्रा गृह राज्य मंत्री की जिम्मेदारी निभाएंगे। तो ये वो सांसद हैं जो मंत्री आज बने और उत्तर प्रदेश से सभी का ताल्लुक है। पंकज चौधरी देश के नए वित्त राज्य मंत्री बनाए गए। अनुराग ठाकुर अभी तक ये जिम्मेदारी निभा रहे थे। अनुप्रिया पटेल वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री बनाई गई हैं। नैनीताल से सांसद अजय भट्ट रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री बने हैं। एसपी सिंह बघेल को कानून राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है और अजय कुमार मिश्रा को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया है। तो बड़ा पोर्टफोलियो अजय मिश्रा को मिला है। पंकज चौधरी को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, देश के नए वित्त राज्य मंत्री होंगे। और अगर हम कुछ और महत्वपूर्ण मंत्रालयों की बात करें तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव होंगे। देश के नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बनाए गए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। वहीं कानून मंत्री की जिम्मेदारी किरण रिजिजू को दी गई है। सर्बानंद सोनोवाल पूर्वोत्तर मामलों के मंत्री बनाए गए हैं। यूपी के कौशल किशोर को शहरी आवास राज्य मंत्री बनाया गया है। बीएल वर्मा को सहकारिता राज्य मंत्री का जिम्मा दिया गया है और बीएल वर्मा पूर्वोत्तर मामलों के राज्य मंत्री भी हैं, उन्हें ये अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कौशल किशोर शहरी आवास राज्य मंत्री बनाए गए हैं और बीएल वर्मा सहकारिता राज्य मंत्री हैं, साथ ही साथ पूर्वोत्तर मामलों के राज्य मंत्री भी बनाए गए हैं। तो मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब विभागों का बंटवारा हो गया है और चंद घंटों के बाद 7:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ और उसके बाद लगभग 10 बजे से थोड़ा पहले ये लिस्ट आ गई, विभागों का बंटवारा हो गया। अनुप्रिया पटेल वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री बनाई गई हैं। कौशल किशोर शहरी आवास राज्य मंत्री मोहनलालगंज से हैं। सहकारिता राज्य मंत्री का जिम्मा बीएल वर्मा को दिया गया है। तो मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आए हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को उन्होंने ढा दिया था, उसका इनाम उन्हें मिला और उन्हें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री यानी कि सिविल एविएशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अनुराग ठाकुर को खेल एवं युवा मामलों का अतिरिक्त प्रभार दिया है। नए सूचना प्रसारण मंत्री हैं वो गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। पशुपति पारस खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाए गए हैं और भूपेंद्र यादव नए श्रम मंत्री बनाए गए हैं। संतोष गंगवार से इस्तीफा लिया गया था और उनकी जगह पर अब इन्हें स्थापित किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्रालय, स्मृति ईरानी को महिला बाल विकास मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। कपड़ा मंत्रालय उनसे लेकर अब पीयूष गोयल को दिया है। पुरुषोत्तम रूपाला डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री, मीनाक्षी लेखी विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री की जिम्मेदारी निभाएंगी। अनुराग ठाकुर देश के नए सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाए गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का प्रभार मिला है। मोदी मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो चुका है। मनसुख मांडविया देश के नए स्वास्थ्य मंत्री, अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री जिम्मेदारी निभाएंगे। किरण रिजिजू देश के नए कानून मंत्री होंगे। महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग मंत्रालय उन्हें दिया गया है और पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो महेंद्र नाथ पांडे का भी बड़ा प्रमोशन हुआ है प्रदेश अध्यक्ष से
उत्तर प्रदेश बीजेपी के हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय बनाया गया। हरदीप पुरी शहरी विकास मंत्री भी बने रहेंगे।